नमस्ते बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है जो यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। तो रक्त आपको पता है, खून होता है, ब्लड होता है और शरीर। तो आज हम रक्त के बारे में, हमारे शरीर के बारे में इस निबंध में जानेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। तो दिव्या अनिल की बहन है और बचपन से ही वो कमज़ोर है, छोटी है और उसको कुछ दिनों से थकान महसूस होने लगी है। मन किसी काम में नहीं लगता, उसका मन जो है किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है और उसकी जो भूख है वह पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, अस्पताल में लेकर गए दिव्या को, और अस्पताल में डॉक्टर ने उसको देखा और कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर ने कहा, लगता है कि खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। हम जांच कराकर देखते हैं, टेस्ट कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि पास में कमरा है, उस कमरे में जाइए और जांच कर लीजिए। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो वहाँ पर अनिल अपनी बहन को लेकर गया और वहाँ पर देखा तो उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी उसको दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो डॉक्टर दीदी ने उसको पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अनिल ने डॉक्टर को बताया कि दिव्या, मेरी जो छोटी बहन है, उसकी खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। तो इतने में क्या किया डॉक्टर दीदी ने? दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की बूंदे ली और छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड छोटी सी कांच का एक टुकड़ा होता है आयताकार, जिस पर खून की जांच करते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल तुम कल रिपोर्ट लेकर जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तो अगले दिन अनिल जो है डॉक्टर दीदी के अस्पताल गया और डॉक्टर दीदी जहां बैठती है उस कमरे के दरवाजे के पास दस्तक दी। खटखटाया दरवाजा, भीतर से आवाज आई, आ जाओ। तो दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने कहा कि अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो अनिल अंदर गया और देखा कि डॉक्टर दीदी जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिससे छोटी से छोटी चीज भी बड़े स्वरूप में दिखाई देती है। छोटी से छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं उसको। एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। तो दीदी ने इशारे से कहा, बैठ जाओ। तो वह पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और स्लाइड की जांच करने के बाद डॉक्टर दीदी ने हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। तो दीदी ने कहा, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम है। एनीमिया क्या है? खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम है। चिंता की बात नहीं, दीदी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने कहा अनिल से कि कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में जानने की इच्छा हुई तो उसने दीदी से पूछा कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका मतलब है दीदी? उससे पूछा। तो अनिल ने दीदी से पूछा कि एनीमिया से आपका क्या अर्थ है, एनीमिया क्या होता है? तो दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो दीदी ने पहले क्या कहा अनिल से कि यह जानने के लिए एनीमिया क्या होता है, उसके बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा,
फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। तो अनिल दीदी ने कहा, अनिल ये जो रक्त है देखने में लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। तो दीदी ने कहा कि सामान्य रूप से हम खून को देखते हैं, रक्त को देखते हैं तो एक सामान्य द्रव दिखाई देता है, परंतु इसको यदि हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो यह भानुमति का पिटारा से कम नहीं। भानुमति का पिटारा जिसमें बहुत सारी वस्तुएं होती है, एक ही जगह बहुत सारी वस्तुएं होती है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो दीदी ने कहा कि रक्त के मोटे तौर पर दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है, एक भाग जो तरल है, लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो एक भाग रक्त का, मोटे तौर पर रक्त के दो भाग होते हैं। एक तरल होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और दूसरा भाग, पहला भाग कौन सा है? तरल भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफेद कण होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण भी कहते हैं। तो दीदी ने अनिल से कहा कि रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है जो तरल होता है, लिक्विड होता है, और दूसरा जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे कण होते हैं, कुछ लाल कलर के होते हैं, कुछ सफेद कलर के होते हैं, और कुछ जिनका कुछ रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। उनको प्लेटलेट कण भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो लिक्विड पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, खून का, रक्त का जो तरल पदार्थ होता है, उस पदार्थ में, उस प्लाज्मा में ये जो बिंबाणु है वह तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। तो इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो दीदी ने कहा, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखो तो ये जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ये क्या है? लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। तो जैसे ही अनिल ने स्लाइड देखी तो हैरानी से, आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। तो उसने देखा सूक्ष्मदर्शी द्वारा, रक्त की स्लाइड पर जो रक्त था उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसने देखा, और उसने देखा कि रक्त की एक ही बूंद में इतने सारे कण थे। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक रक्त की बूंद में इतने सारे कण हो सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। तो वह कण कैसे दिखाई दे रहे थे? बालूशाही की तरह। बालूशाही पता है आपको, जो खाने की मिठाई होती है, उसी प्रकार वो दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटी बालूशाही दिखाई दे रही थी। हाँ, डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ। दीदी बोली, लाल कण जो होते हैं बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। जो लाल कण होते हैं वह आकार में, बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल, दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, दोनों तरफ अवतल और यानी बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। तो दीदी ने कहा, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो दीदी ने कहा कि एक रक्त की बूंद में संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने कण मिलेंगे? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। तो ये कणों की संख्या ज्यादा होती है, इसके कारण ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नजर आता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। तो दीदी आगे कहती है कि ये जो कण है, ये जो लाल कण है, शरीर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात
काम करते हैं सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो दीदी कहती है कि आप जो सांस ले रहे हैं और सांस के द्वारा जो साफ हवा आप ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। ये जो लाल रक्त कण है इन्हीं कणों का है। इनका जीवन काल, इनकी आयु लगभग 4 महीने होती है। इनकी आयु लगभग 4 महीने होती है। इनका जीवन काल सिर्फ 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं और 4 महीने के होते होते ये कुछ नष्ट होते जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे वो एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज होते हैं, कुछ कल होंगे, कुछ उससे अगले दिन होंगे। तो इस प्रकार जो है इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएंगे। तो अनिल ने कहा तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी को हंसी आ गई और मुस्कुराकर वो बोलने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते। तो दीदी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और कुछ कण नष्ट होते रहते हैं। जो नष्ट हो जाते हैं उनका स्थान नए कण ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो दीदी कहती है कि आपकी जो हड्डी है, हड्डी के बीच में का जो भाग है उसको मज्जा कहते हैं। मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं, बनाने का काम करते हैं, जो निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डी में जो मज्जा है वह रक्त कण बनाने का कारखाना है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो ये कण बनने के लिए हमें क्या चाहिए? इन कारखानों में कण बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, लोह तत्व चाहिए, विटामिन रूपी कच्चा माल चाहिए। यदि कच्चा माल, प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चा माल वहां मज्जा में पहुंच जाएगा तो आपके रक्त के कण बनेंगे। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो कच्चे माल के लिए, खून बनने के लिए, रक्त बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। उस आहार में हरी सब्जी खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडा खाना चाहिए और गोश्त, मांसाहार करना चाहिए। तो इससे उपयुक्त मात्रा में वह कारखाने में कच्चा माल पहुंचेगा और वहां से रक्त कण बनेंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो दीदी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार, ठीक से भोजन ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों में आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं पहुंचेगा। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जो व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता, उचित खाना नहीं खाता और आवश्यकता के अनुसार जो है कच्चा माल कम हो जाता है तो रक्त कण नहीं बनेंगे और लाल कण नहीं बनेंगे और लाल कण नहीं बनेंगे तो लाल कणों की कमी हो जाएगी। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो अनिल ने फिर से दीदी से सवाल किया कि क्या हम संतुलित आहार भोजन करेंगे तो एनीमिया से बच सकते हैं क्या? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। तो दीदी ने कहा कि यह काफी हद तक सही हो सकता है। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है।
दीदी ने कहा कि एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो दीदी ने कहा कि हमारे एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है, लोगों को खाना नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, इसके कारण एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। एक तो है उचित आहार न मिलना, पौष्टिक आहार न मिलना, और दूसरा कारण है कि पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो कीड़े हैं, ये जो जंतु है, कीड़े हैं, यह प्राय दूषित गंदा पानी पीने से या दूषित खाना खाने से, पदार्थ खाने से हमारे शरीर में वह जो कीड़े हैं अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। यदि हमें इन कीड़ों से बचना है तो हमें साफ पानी पीना पड़ेगा, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ खाने पड़ेंगे। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना पड़ेगा और साफ पानी पीना पड़ेगा। हमें साफ पानी पीना पड़ेगा। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो दीदी ने कहा कि एक अलग प्रकार से कीड़े भी है, एक प्रकार के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर, ऊपरी परत पर पड़े होते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो हम मिट्टी के साथ खेलते हैं, जमीन के ऊपर खेलते हैं मिट्टी पर, तो उसमें जो अंडे होते हैं, कीड़ों के जो अंडे होते हैं, वह क्या होता है, हमारे त्वचा में लग जाते हैं और त्वचा के जो छेदों में से वो शरीर में, आंतों में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो इनसे हमें बचना है, इन अंडों से, कीड़ों के अंडों से बचना है, तो हमें क्या करना चाहिए? शौच के लिए हमें शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए और नंगे पैर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो अनिल ने कहा, दीदी ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा। अनिल जो है बोलकर पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो अनिल ने फिर से सवाल किया कि आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण होते हैं और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम है? लाल कण के बारे में तो हमने जान लिया कि लाल कण जो है हमारा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। उसी प्रकार ये जो सफेद कण है और ये जो बिंबाणु प्लेटलेट कण है, वह क्या काम करते हैं? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। तो दीदी ने कहा, सफेद कण जो होते हैं वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है, रक्षक है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर करने नहीं देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो दीदी ने कहा, ये जो सफेद कण है ये हमारे शरीर के वीर सिपाही है। वह रोगाणु को हमारे शरीर में आने से रोकते हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं और हमें रोगाणु से बचाने का काम करते हैं। रोगाणु से बचाने का काम वह करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे रोगों से हमारी सुरक्षा हो जाती है। और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और वो जो बिंबाणु होते हैं उसका काम है जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो दीदी कहती है कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिससे क्या होता है, जहां पर
वाहिका की कटी फटी जो दीवार होती है, जहाँ पर चोट लग जाती है, तो वहाँ पर मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। ये जो प्लाज्मा है वह वहाँ पर एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और बिंबाणु क्या हो जाता है, उस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। इस तरह से दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो क्या होता है, जहां पर हमें चोट लग जाती है तो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन से रक्त वाहिका जहां फटी है वहां पर एक मकड़ी की तरह जाला बना लेती है और जाला बन जाने के बाद बिंबाणु उस जाले में चिपक जाते हैं और वह दीवार भर जाती है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो अनिल ने फिर से सवाल किया कि दीदी, यदि घाव जख्म गहरा होगा तो खून ज्यादा बहेगा। दीदी ने कहा, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दीदी ने कहा कि ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति में ज़्यादा चोट लगी होगी तो ऐसी स्थिति में कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। किसी को बहुत चोट लगी है और अस्पताल दूर है, डॉक्टर दूर है, तो ऐसे समय में हमें जहाँ पर वो जख्म हुई है, जहाँ पर चोट लगी है, उसको अच्छे साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए ताकि खून ज़्यादा बह ना जाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है, बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, परंतु यदि बहुत सारा खून बह जाएगा तो उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। दीदी ने मुझे समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल ने फिर से दीदी से सवाल पूछा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, हर किसी का रक्त एक समान नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। तो दीदी कहती है कि रक्त में कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। रक्त को चार मुख्य वर्ग में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो जरूरतमंद व्यक्ति को जिस रक्त समूह का उसकी जांच होती है और उसका रक्त समूह जो होगा उसी रक्त समूह का रक्त उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो अनिल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उस व्यक्ति का रक्त समूह का व्यक्ति ना मिले तो खून देने के लिए ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो दीदी कहती है कि ऐसी अचानक मुश्किल पड़ने पर खून की जरूरत पड़ती है तो ऐसे समय के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। तो दीदी ने कहा, प्राय बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में ऐसी सुविधा है, रक्त के बैंक बनाए गए हैं, ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रहता है। तो वहां पर सभी रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो दीदी ने कहा कि वहां पर रक्त तैयार रहता है, लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार बड़ी मात्रा में सुरक्षित रहने के लिए समय समय पर रक्तदान करना पड़ता है, रक्तदान करते रहना पड़ता है, दीदी ने कहा। तो अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? तो दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो, तुम रक्तदान नहीं कर सकते। 18
वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से ज़्यादा है और वह स्वस्थ है, ठीक है, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, स्वस्थ है, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और एक समय में सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही रक्तदान किया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है कि प्रायः लोग ये समझते हैं कि रक्तदान हम करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, लेकिन यह विचार गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। तो दीदी कहती है कि हमारा शरीर जो है 300 मिलीलीटर रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। वैसे भी हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। हर एक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। तो दीदी ने समझाते हुए कहा कि हम 300 मिलीलीटर रक्त देंगे तो किसी की जान बच जाएगी, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। तो अनिल कहता है, दीदी तो फिर तो मैं बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो अनिल कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो नियमित रूप से नियम के अनुसार हर समय मैं रक्तदान किया करूंगा। तो दीदी कहती है, शाबाश शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल को शाबाश देते हुए डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। धन्यवाद।